लिखा। देखिए, when a wire is loaded, it stores energy. It stores energy in the form of electrostatic potential energy. क्या लिखा आपने? When a wire is loaded, it stores energy in the form of electrostatic potential energy. When unloaded, it releases energy. ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखने में आया कि जितनी एनर्जी वो स्टोर करता है ना उतनी रिलीज नहीं करता है। देखो सीन क्या बनता है यहाँ पे, सारे बच्चे ध्यान से देखें कि जब आप लोड बढ़ाओगे, है ना, तो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ है ऐसे जाएगा थोड़ा सा, हालांकि स्ट्रेट जाएगा मेटल्स के लिए, है ना, बट अगर बहुत फाइन देखोगे तो हल्का सा क्या करता है, वो डेविएट करता है, समझे। जब इसको ये लोड करते समय आपका, भाई सारे बच्चे ध्यान दिए, थ्योरेटिकल वो है, कोई उस पर फॉर्मूला वाला नहीं है, है ना, लोड करने पे स्ट्रेस बढ़ रही है, स्ट्रेन भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आपने धीरे धीरे लोड को उतारना शुरू किया, एक उतारा, फिर दूसरा उतारा, तीसरा उतारा, ऐसा आप उतारते चले गए। लोड उतारोगे तो क्या होगा बताओ? अरे स्ट्रेस कम होगी यार, स्ट्रेस कम होगी, साथ में स्ट्रेन भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन जिसका आने का रास्ता होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, समझ गए आप। जाते समय जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होगा, है ना, और जो आते समय स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होगा, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक। अब होता क्या है कि जो इसका एरिया होता है ना, कौन सा, जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। आप सारे मुझे बच्चे बताएंगे कि एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता था हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, पढ़ा है आपने? और आपको ये भी पता है कि अगर कोई ग्राफ बना हो कहीं पे, है ना, सपोज करो ये ग्राफ है y और x का, तो जिसका एरिया होता है वो क्या देता है? कोई नहीं बताएगा? वो y(x) का मल्टीप्लिकेशन देता है। ये देख लो आप, ये फिजिक्स का रूल है, क्या मतलब, ये मैथ्स का रूल है कि अगर आपने y(x) का ग्राफ बना रखा है तो उसका एरिया हमेशा क्या देगा, कौन सी क्वांटिटी देता है? जो y और x का प्रोडक्ट होता है हमेशा वो क्वांटिटी मिलती है, किससे? एरिया से। अरे तुमको याद नहीं आ रहा यार, वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देता था बताओ? डिस्प्लेसमेंट देता था। एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया क्या देता था? चेंज इन वेलोसिटी, समझे। अगर आप फोर्स और टाइम का ग्राफ बना दें तो मोमेंटम देगा, इंपल्स देगा। अगर आप फोर्स और एक्स का ग्राफ बना दे तो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना दे तो वर्क डन देगा, है ना। तो जो एरिया होता है वो हमेशा क्या देता है आपको? दोनों क्वांटिटीज का क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो ये बताइए, अगर ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है तो आप सबको पता है कि जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होती थी वो क्या होती थी? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू क्या, स्ट्रेन, है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है वो किसके प्रोपोर्शनल है बताइए आप? क्यों भाई, जो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आ रहा है क्या वो यू के प्रोपोर्शनल नहीं है? और यू क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी। समझ आ रहा है आपको बात? तो इसका एरिया क्या देता है? एनर्जी स्टोर्ड। तो ये जो एरिया है एनर्जी स्टोर देगा। अब जब दोबारा आप इसको अनलोड करोगे ना तो हल्का से नीचे से आएगा, तो जो ये वाला एरिया होगा ये क्या देगा आपको बताओ? ये क्या बताएगा? ये एनर्जी रिलीज हो गई, समझे। और होता है क्या यहाँ पे, आप देख लो कौन सा एरिया ज्यादा आ रहा है बताओ? जो एनर्जी स्टोर होती है ना, ये क्या होती है? ये ग्रेटर देन होती है क्या हमेशा? एनर्जी रिलीज्ड। तो होता क्या है कि कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। समझ आए आपको बात? कि अगर मैं किसी वायर पे उसको खींच लूँ, ऐसे लोड बढ़ा दूं, फिर मैं उसको क्या कर दूं? अनलोड कर दूं, है ना। तो लोड बढ़ाने में वायर खींचेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। जब मैं उसको अनलोड करूंगा तो एनर्जी को क्या करेगा? वो रिलीज करेगा।
लेकिन जो रिलीज होने वाली एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी, स्टोर्ड एनर्जी से कम होगी। इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, हिस्टेरिसिस वर्ड, ये क्लास 12 में भी आएगा, ठीक है। और हिस्टेरिसिस का मतलब होता है लैग करना, लैगिंग, समझे। तो एक तरह से जो स्ट्रेस स्ट्रेन है वो पीछे हो गई, पीछे मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई ना यार। जो अब जब आप उसको अनलोड कर रहे हो, है ना, तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या एक सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अगर सब कुछ आइडियल होता तो क्या होता बताओ, अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ होता तो पता क्या होता है, तो जैसे आपका ग्राफ लोडिंग का होता वैसे ग्राफ क्या होता एग्जैक्टली अनलोडिंग का होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, समझे आप। तो इसको बोलते हैं लैग करना, कि जो आपका रिटर्निंग का ग्राफ है थोड़ा पीछे रह गया। और ऐसा क्यों हो रहा है, जब वायर को पुल करते हो आप दोबारा अपने शेप में जाता है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है यार, मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, और वह हीट एटमॉस्फेयर में क्या होती है, लॉस हो जाती है। इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। तो लिख लीजिए आप, क्या लिखा आपने, ड्यूरिंग अनलोडिंग ऑफ द वायर एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी is lost in the form of heat. आगे बात समझ में। और फिर लिखिए आप एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर, हाँ लाइन लिख लो पहले फिर नोट करना है। एरिया अंडर कर्व, कौन सा एरिया भाई, अरे ये वाला इसकी बात हो रही है, समझे। जो ये वाला एरिया क्या बता रहा है आपको, दिस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट लॉस, ठीक है। लिख लेना। वर्टिकल लाइंस क्या शो कर रही है बताओ, वर्टिकल लाइंस क्या शो कर रही है भाई, एनर्जी स्टोर्ड ना, समझिए। ये लाइंस क्या शो कर रही है, एनर्जी स्टोर्ड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या शो कर रही है, एनर्जी रिलीज्ड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या बता रही है, एनर्जी रिलीज्ड, समझ गए। और जो बीच का एरिया बच गया वो क्या बता रहा है आपको, एनर्जी लॉस, ठीक है। हाँ ये एरिया जो आ रहा है भाई, जाते समय आपने ज्यादा एनर्जी स्टोर की और लौटते समय आपने उतनी एनर्जी रिलीज की नहीं, तो डिफरेंस है वो क्या बता रहा है, एनर्जी लॉस। और आपको बता दिया है कि दिस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एनर्जी लॉस। ठीक है, चार भी क्लियर पॉइंट, अनुभव क्लियर है, पॉइंट निशान क्लियर है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपसे बात क्या कर रहा था, एक होता है शॉक एब्जॉर्बर, है ना, और एक होता है टायर। अभी आप कनेक्ट करना मैं क्या कह रहा हूँ, देखो। अब होता है क्या यार कि जितने भी मटेरियल होते हैं, है ना, उनके बारे में आपने क्या देखा है कि किसी भी मटेरियल को खींचने पे एनर्जी क्या करता है, वो स्टोर करता है, और जब आप उसको वापस अपने शेप पे ले आते हो तो एनर्जी को रिलीज करता है ना। आइडियल केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी स्टोर दोनों बराबर होती हैं। और वैसे क्या होता है, अभी आपने प्रैक्टिकली क्या देखा है कि जो एनर्जी स्टोर होती है ज़्यादा होती है और रिलीज वाली क्या होती है, कम होती है, और बाकी हीट की फॉर्म में क्या होती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपकी जो बाइक होती है, बाइक के टायर की बात की जाए, उसमें रबर लगी होती है यार, तो जब आप यहाँ से घर जाओगे तो कम से कम 1000 टाइम्स क्या होगा, लोड आएगा उस पर भाई। जब टायर नीचे आएगा तो क्या होगा, लोडेड हो जाएगा। जब टायर ऊपर पहुँचेगा तो वो अनलोड हो जाएगा। अब तुम सोचो कि वो पूरे एक महीने में कितनी बार लोड अनलोड होता होगा, है ना। अगर आप 1 किलोमीटर भी चले गए ना, अगर आप बाइक को लेके 1 किलोमीटर चले गए तो टायर आपका 1000 टाइम्स घूम जाता होगा। अगर उसकी सर्कमफ्रेंस टोटल 1 मीटर है ना, तो 1 किलोमीटर चलने में 1000 टाइम्स घूमता होगा वो। तो आपको जो टायर है वो 1000 टाइम्स क्या होता होगा, और भाई दबता होगा तो लोड हो जाता होगा, एकदम से दब गया, फिर जैसे ऊपर जाता होगा लोड होता होगा। तो बार बार उसमें क्या होता है बताओ, एनर्जी लॉस होता है। किसकी वजह से, हिस्टेरिसिस की वजह से। फिर टायर दबेगा तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी, और फिर एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला कि भाई एक मटेरियल ये है,
ठीक है, ये इसका मैंने आपको कर्व बना के दे दिया। ठीक है, और मैंने बोला देखो एक मटेरियल ये वाला है, ये दो तरह की रबर है, ये इनका कैसा ग्राफ बना के दे दिया मैंने, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बना के दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि यार ऐसा है, अब बताओ तुम रबर के लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सही रहेगा, बताओ यार, पहला वाला सही रहेगा दूसरा, क्यों? पहले वाले में एनर्जी लॉस क्या है, एरिया जितना कम होगा एनर्जी लॉस उतना ही कम होगा, तो यहां पे एनर्जी लॉस क्या है, कम है, और यहां पे एनर्जी लॉस क्या है, ज्यादा है। समझ गए? तो अगर आपको रबर के लिए मटेरियल चूज करना है तो आप ये वाला सेलेक्ट करोगे, वो सेलेक्ट नहीं करोगे। एक तो रबर का मटेरियल हो गया, दूसरा क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर की बात चल रही थी, है ना, कि जैसे मशीन्स वगैरह में क्या होता है ना, बीच में नट बोल्ट में रबर के पैड लगे होते हैं, उनका काम क्या होता है, जब मशीन वाइब्रेट करती है तो उनका काम होता है एनर्जी को क्या करना, लॉस करना। इवन बाइक का जो शॉकर होता है उसका काम भी क्या होता है, जैसे बाइक गड्ढे में गई एकदम से, शॉकर दबेगा, फिर बाइक बाहर निकल जाएगी, आराम से निकल जाती है, तो उसका काम क्या हुआ बताओ, एनर्जी को क्या कर देना भाई, लॉस करना। जितना ज़्यादा एनर्जी को लॉस करेगा शॉकर उतना ही अच्छा माना जाएगा। अगर एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो क्या होगा बताओ, यार गड्ढे में जितनी स्पीड से जाएगी उतने से क्या होगा, तुमको बाहर फेंक देगा, जितना तुम जाने में चोट लगी उतना बाहर निकलने में चोट लगेगी तुमको। भाई शॉक का यही तो काम होता है, गड्ढे में बाइक गई फिर क्या होता है, आप देखो कभी भी आराम से निकलती बाइक। तो एब्जॉर्बर का काम क्या होता है, एनर्जी को क्या करना, लॉस करना। समझ गया ना यार? तो अब बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि दो मटेरियल है, इसमें से शॉक एब्जॉर्बर के लिए कौन सा सही रहेगा, बस ये छोटी सी कहानी थी। समझ गए आप? तो लिख लिए कि फॉर रबर ऑफ टायर, फॉर द रबर ऑफ टायर material should be chosen with a smaller, material should have a smaller loop area। ये लूप समझे, स्मॉलर लूप एरिया, क्योंकि उसका काम क्या है, बार बार एनर्जी को लॉस करना, और जो एनर्जी लॉस होती कहाँ, पेट्रोल से बर्न होता है, उसी से एनर्जी लॉस हो रही है, तो माइलेज कम हो जाएगा। ठीक है, एंड फॉर शॉक एब्जॉर्बर, फॉर शॉक एब्जॉर्बर material should have larger loop area। लूप समझ गए ना आप, कौन सा, जो इससे स्ट्रेन का लूप बन रहा है, इस लूप की बात हो रही है। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सबको समझ में आ गया ना यार? एरिया जितना बड़ा लॉस उतना ही ज्यादा। क्यों हो रहा है ऐसा, जाते समय एनर्जी स्टोर करेगा, बाद में रिलीज करेगा, बाकी हीट की फॉर्म में लॉस। रबर के लिए एनर्जी लॉस कम होना चाहिए, कम एरिया, और शॉक एब्जॉर्बर के लिए एनर्जी लॉस ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा शॉक एब्जॉर्बर उतना ही अच्छा माना जाएगा वो। और रबर में क्या होना चाहिए कि वो एनर्जी लॉस कम होना चाहिए। बस ये एक टॉपिक बचा हुआ था। ठीक है, और एक आपको और लिखवाया था, कौन सा मैंने, हाँ लिखिए, वेरिएशन इन डेंसिटी। देखिए, वेरिएशन डेंसिटी विद प्रेशर। भाई सारे बच्चे मुझे बताएं, बल्क मॉडुलस क्या होता है? डेल्टा वी बाई वी, और डेल्टा वी बाई वी के प्लेस पे डेल्टा रो बाई रो भी होता है। डेल्टा वी बाई वी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा रो बाई रो भी लिख सकते हैं। लिखिए आप, डेल्टा रो बाई रो। अच्छा, यहां से डेल्टा रो बाई रो कितना है बताइए, डेल्टा पी बाई पी आएगा। ठीक है, यहां से डेल्टा रो कितना आएगा बताइए, रो डेल्टा पी बाई पी लिखिए। ठीक है,
तो अब नई डेंसिटी कितनी हो जाएगी बताओ। जब आप किसी बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर अप्लाई करने में उसकी डेंसिटी क्या करेगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी डेंसिटी। कितनी इंक्रीज हो गई, डेल्टा रो इज रो इंटू डेल्टा पी बाई बी। तो न्यू डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो प्लस डेल्टा रो। लिखिए न्यू डेंसिटी ऑफ मटेरियल न्यू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू कितना, रो प्लस डेल्टा रो। इसको रो डैश लिख दो आप, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही बताइए आप, रो प्लस रो डेल्टा पी बाई बी। रो को कॉमन लेता है, दिस इज 1 प्लस डेल्टा पी बाई बी। एक फॉर्मूला आ गया छोटा सा, ठीक है। ये तुमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता था बल्क मॉडुलस का, समझे। उसी फॉर्मूले को थोड़ा मैनिपुलेट करके क्या कर दिया, नई डेंसिटी आ गई। भाई कोई डाउट इसमें, गगन क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर दिया आप लोग। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई इसकी बात थ्योरी पढ़ लो सारे बच्चे, चैप्टर बहुत ही आसान सा है। 1 घंटे की थ्योरी है टोटल मिला के। अगर आप खुद करने बैठोगे ना तो 1 आवर में चैप्टर फिनिश है। हाँ क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन तो बहुत सॉलिड्स में। आपने बोला था मैं डाउट्स डिस्कस करूंगा। कल डिस्कस करेंगे असाइनमेंट डाउट्स, कल डिस्कस कर लेंगे। कल असाइनमेंट करके आना आप लोग सॉलिड्स का, ठीक है। और मंडे को फिर इसका टेस्ट होगा ना, सॉलिड्स का भी। सॉलिड्स का तो आपको बहुत बच्चों वाला टेस्ट दिया था अभी। और यार यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सॉलिड्स का मंडे को सिर्फ सॉलिड्स का टेस्ट होगा, सबको देना है, समझ गए ना। ओनली सॉलिड्स, भाई सबने सुन लिया, ओनली सॉलिड्स ऑन मंडे, ठीक है। प्रॉब्लम्स कर लो, जो डाउट्स हो डिस्कस कर लो। हाँ उसी से तो आएगा, और कहाँ से आएगा। चलो देखो, चलो भाई ये बात नहीं भाई, चलो प्लीज भी बात नहीं। चलिए बाय बनाइए आप लोग, लेके आप क्रॉस सेक्शन एरिया ए L1 L2। चलिए भाई प्लीज अब बात नहीं, Y1 एंड Y2, ठीक है। लेंथ कितनी हो गई, L1 L2, और यंग्स मॉडुलस कितना, Y1 एंड Y2, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सारे बच्चे में सोच के बताएं कि इसका कॉम्बिनेशन का यंग्स मॉडुलस कितना होगा। सारे बच्चे सोचे बताएं। बस लेंथ दे रखी है। हाँ लेंथ दोनों की अलग अलग है, L1 L2, और यंग्स मॉडुलस कितना है, और एरिया सेम है। मैं आपको हिंट दे दूँ, सुनो। चलो भाई सारे बच्चों हिंट दे रहा हूँ मैं, देखें कौन मुझे बताता है कि मैंने इसको F फोर्स अप्लाई करके खींच लिया। किसको, वायर को। कुछ इलॉन्गेशन आएगा उसमें, ठीक है। अब मैं एक अकेला वायर लगा दूं यहाँ पे, सारे बच्चे ध्यान सुनना।
मैं यहाँ पे एक सिंगल वायर लगा देता हूँ, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है L1 प्लस क्या L2, इसके बराबर ही लेंथ है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है बताओ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका भी कितना है A। इस पर मैंने F लगा के खींचा और यहां भी मैंने F लगा के खींच दिया। अगर दोनों में इलॉन्गेशन सेम हो जाए तो क्या दोनों वायर एक जैसे नहीं हो गए? बताओ भाई यार, देखने में जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है, समझ आ रही बात? तो अगर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी सेम हो जाए तो फर्क क्या रहा? कोई फर्क ही नहीं रहा। इसका मतलब ये वायर जो अकेला है वो क्या है, इन दोनों की इक्विवेलेंट ही तो है, समझे? तो मैंने एक वायर और बनाया जिसकी लेंथ कितनी ली, बिल्कुल आइडेंटिकल बना दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या लिया, सेम लिया। यंग्स मॉडल्स कितना ले लिया मैंने इसका y, और इसको मैंने F4 से खींच दिया। चार भी क्लियर? अगर इसका इलॉन्गेशन और इसका इलॉन्गेशन सेम आ गया तो क्या इन दोनों वायर में आप डिफरेंशिएट कर पाओगे? तो यार दोनों वायर सेम है, तो एक काम करो, इसका इलॉन्गेशन निकालो कब, F4 से अप्लाई करने के बाद, और इसका इलॉन्गेशन निकालो कब, F4 से अप्लाई करने के बाद। इसमें दोनों में इलॉन्गेशन आएगा, किसमें? इसमें भी इलॉन्गेशन आएगा और इसमें इलॉन्गेशन, तो मिला के इलॉन्गेशन आएगा। हाँ, जितना इन दोनों का मिला के इलॉन्गेशन आएगा उतना इस अकेले का होगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा बताओ, दोनों का यंग्स मॉडल्स भी सेम हो जाएंगे यार। चलो मैंने आपको हिंट दे दी, इसका इलॉन्गेशन निकालो, इसका निकालो, दोनों को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा? टोटल इलॉन्गेशन मिल जाएगा। कोई डाउट? आंसर बताओ। चलो अच्छा, पहले ट्राई करो एक बार, सारे बच्चे ट्राई करें। इसके y1 y2 थे, उसका y है, तो तुम इसका इलॉन्गेशन निकालो, इसका इलॉन्गेशन निकालो, इन दोनों का अलग अलग इलॉन्गेशन निकालो, उसको ऐड कर दो। हाँ, इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन सर ये थर्ड वायर है ना, थर्ड वायर है। हाँ, कहने को ये इमेजिनरी मैंने एक बना दिया एक इसके इक्विवेलेंट। आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। अरे इधर देखो भाई सारे बच्चे, बहुत लंबा टाइम ले लिया आपने। इसमें सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अरे किसी को इलॉन्गेशन फॉर्मूला नहीं याद, इतना आसान सा क्वेश्चन। ये फॉर्मूला होता है इतनी बार FL/A/y। बताओ इस पहले में कितना इलॉन्गेशन हुआ, बोलो। ये इलॉन्गेशन हुआ, दूसरे में कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ, ए भाई, तो ऐसे y कितना गया, L1 प्लस L2 बाय, लो बस एक लाइन में आंसर आ गया, खत्म। देखो, हाँ बस ठीक, किसी फॉर्म में लिख लो यार, डजेंट मैटर। हाँ, ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, कि उसके आगे अगर 3 वायर होते तो, हाँ, अगर यहाँ पे थर्ड वायर होता तो L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन, समझ गए ना आप, ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर L1 L2 सेम होता फिर क्या आंसर आता बताओ? तो y कितना आता बताइए? ये आता 2y1 बाई 2 बाई y1 प्लस y2, ठीक है। तो ये पूरे वायर का क्या है, कंबाइंड क्या गया, यंग्स मॉडुलस। अनुभव बात समझ आ गई? नहीं, वेट को इग्नोर कर दिया है। जब कभी हम यहाँ पे एलोंगेशन देखते हैं तो इनके अपने वेट को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ F फोर्स आ रहा है, उससे फोर्स की वजह से एलोंगेशन आएगा। अपना खुद का वेट कंसीडर नहीं करते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर ऊपर की वायर पे तो नीचे वाले का लोड भी आएगा, है ना, तो वो बहुत कम होता है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई आप,
ये 2 वायर हैं, ये रहा कितना है A1, ये रहा A2, दिस वाई, भाई प्लीज बात नहीं, Y1 Y2, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो, अच्छा ठीक है रुबैद, देखते हैं अभी। और यहाँ पे मैंने एक लोड हैंग कर दिया ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं भाई, ये भी कॉन्सेप्ट अगला। लिखना वायर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब किस में दोनों बताइए? पैरेलल में। लेंथ क्या है दोनों की? लेंथ सेम है बट एरिया क्या है? लेंथ सेम होगी दोनों वायर्स की, समझे, बट एरिया क्या अलग अलग है, ठीक है। अब आपको इस कॉम्बिनेशन का क्या बताना है? ये एक्स मॉडल बताना है, ठीक है। तो मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, जिसको जो समझ में आ रहा है ट्राई करें, फिर मुझे बताए क्या आंसर आ रहा है। इस कॉम्बिनेशन का इन दोनों वायर्स का मिला के ये एक्स मॉडल्स कितना आएगा? कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया था अभी, है ना, कि हमें क्या करना होता है, इन दोनों वायर्स की जगह क्या एज्यूम करना होता है? एक सिंगल वायर, ठीक है। यहां एक लोड अप्लाई कर दिया F, ये एक लोड हैंग कर रहा है F, मास मान लो, सब कट जाएगा, F एज्यूम कर लो, समझे। जितना इन दोनों वायर में मिला के एलोंगेशन आएगा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। एलोंगेशन इक्वेट करना है, फाइंड। यार यहाँ पे देखो चक्कर क्या है, समझो आप, कि यहाँ पे मैंने एक वेट हैंग कर दिया, या इसको F ले लेते हैं, ठीक है, F ले लिया मैंने, और यहाँ पे एक अकेला वायर ले लेते हैं सेम लेंथ का। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर दो, क्या बताओ? लेंथ सेम रखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर दिया? A1 + A2। अच्छा, दोनों में इलॉन्गेशन क्या है? इलॉन्गेशन सेम है, ठीक है। देखो भाई समझ में नहीं आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग चुप हो जाओ, फिर आप बाद में बोलोगे सर नहीं आया समझ में। F फोर्स अप्लाई किया, और यहाँ भी कितना फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने? F फोर्स। इन दोनों पे मिला के मैंने F फोर्स आ गया, ठीक है, और यहाँ भी F फोर्स आ गया, ठीक है। एलोंगेशन क्या होगा बताओ दोनों में? सेम, जितना एलोंगेशन उसमें हुआ उतना एलोंगेशन यहाँ भी हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ एलोंगेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, पता है क्यों? क्योंकि दोनों में एलोंगेशन क्या है? सेम है भाई, जितना एलोंगेशन इसमें उतना एलोंगेशन इसमें उतना ही इसमें भी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है पता है, जब आप F फोर्स से पुल करोगे ना, समझे, तो ये वायर भी तुमको वापस पुल करेगा, है ना, और ये भी तुमको क्या करेगा? वापस पुल करेगा। तुम्हारे फोर्स को दोनों बैलेंस कर लेंगे। तुमने इसको ऐसे नीचे खींचा तो दोनों अपने अपने फोर्स डेवलप करके तुमको क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें x का एक्सटेंशन आ गया, कितना एक्सटेंशन आ गया? x का, और यहां भी कितना एक्सटेंशन आ गया? यहां भी x का एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। तो बताओ ये वायर तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? अब आपको F का फॉर्मूला याद नहीं होगा, फॉर्मूला होता है क्या? y1 a1 x बाई कितना l, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये तुम्हारे पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा? F1 किधर? ऊपर की तरफ। ये तुम्हारे कितना फोर्स अप्लाई करेगा बताओ? ये अप्लाई करेगा y2 a2 x बाई l, ठीक है। दोनों ने मिला के कितना फोर्स अप्लाई किया तुम्हारे ऊपर बताओ? इन दोनों ने मिला के तुम्हारे ऊपर प्लस ये दोनों का मिला के फोर्स आ गया जो वायर ने तुम्हारे ऊपर अप्लाई किया। पहले बताओ यहां तक क्लियर है आपको? या मैंने इसको ऐसा खींच दिया ना नीचे, तो ये वायर भी तुमको ऊपर खींचेगा। हाँ, स्प्रिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है यार। ये तुमको नीचे खींचेगा, इसको तुमने नीचे खींचा तो ये तुमको क्या करेगा? ऊपर खींचेगा, और ये भी तुमको क्या करेगा? दोनों तुमको ऊपर खींचेगा ना। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है ना यार? वाई कितना होता है यार? अब तो अब टेस्ट पीछे चुके हो, आपको तो पता ही होगा। F बाई ए बाई एक्स बाई एल, यहाँ से ये आ जाएगा।
ये दोनों का मिला के क्या आ गया, फोर्स। ठीक है, अब वो अकेला वायर कितना फोर्स लगाएगा तुम्हारे ऊपर बताओ, बोलो भाई, ये अकेला वायर कितना फोर्स लगाएगा, y A1 प्लस A2 x बाई एल, ये अकेला वायर आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर ये सारे फोर्स बराबर हो गए तो इसका मतलब जैसा इफेक्ट ये दो वायर मिलकर क्रिएट कर रहे हैं वैसा इफेक्ट वो अकेला क्रिएट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ फोर्सेस बैलेंस करने हैं। तुम्हारा फोर्स बढ़ गया दोनों में अलग अलग, और सीरीज में क्या अलग हो गया था बताओ, सीरीज में तुम्हारी लेंथ बढ़ गई थी अलग अलग, कुछ लेंथ पहले में आई कुछ लेंथ दूसरे में आई, उन दोनों ने मिला के लेंथ को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ बताओ, कुछ फोर्स इसने बियर किया तुम्हारा और कुछ फोर्स इसने बियर किया। अब इनको इक्वेट मार दो, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, अलग अलग है यार, y1 y2 है। हाँ नहीं, ये हमने एज्यूम कर रखा है, एलोंगेशन सेम है दोनों में, है ना। हाँ को रिकॉर्ड हुआ है तो देख लो भाई, y कितना आ गया। इसे बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं है, मतलब घर पे पढ़ोगे सब समझ में आएगा तुमको, पढ़ लेना बस। आसान है, टॉपिक बहुत है सॉलिड्स में, लिखने बैठोगे ना कॉपी पे तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे मिलेंगे। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है उस तरह से, बट छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे हैं। जैसे आपने टेस्ट में वो क्वार्ट्स वाला क्वेश्चन डाला था, हाँ तो कहानी वाले क्वेश्चन बहुत सारे यार। वो फंस गया तो उसमें रबड़ लगा दिया मैंने। अगर हम एरिया वाले से करें तो भी आंसर सही नहीं आ रहा है। हाँ एरिया से करें तो आंसर सही नहीं आ रहा है, लेंथ से रख के करें तो भी आंसर सही नहीं आ रहा है, एलोंगेशन। नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगी ना, यहाँ फोर्स बढ़ रहा है एक्चुअली, इसने फोर्स बांट लिया इसने फोर्स बांट लिया, यहाँ फोर्स बढ़ रहा है। आंसर सही आ रहा है। तो तुमको लगे यार स्प्रिंग का भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बताते हैं, लिखिए आप, खत्म करते हैं टॉपिक भी। हालांकि मैं SHM में कराता हूँ बट चलो करा देता हूँ, लिखिए आप। नहीं खत्म कर देते हैं यार, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए सीरीज एंड लिखिए भाई आप, भाई प्लीज अब बात नहीं करना, थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, 5 मिनट में समझ जाओगे आप। लिखिए आप, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। भाई बोला ना, मैं 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ बस, थोड़ा स्पीड में कराऊंगा तो आप लोग कंसंट्रेशन से सुनना। भाई सिंगल सॉल्व करना मंडे तक आप लोग, और आप लोग DC पांडे, टाइम लगेगा उसमें, क्वेश्चन अलग तरह के हैं सॉलिड्स में। प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, डाउट्स लेना मुझसे। कल मैं दोनों क्लासेस में नया टॉपिक शुरू कर दूंगा। चले भाई इधर, चलिए इधर समझिए आप लोग। 2 स्प्रिंग्स हो गई, स्प्रिंग कांस्टेंट कितने कितने हैं, K1 एंड K2। ठीक है, आप सबको फॉर्मूला पता है, F कितना होता है, Kx होता है, x क्या होता है एलोंगेशन, और F जो उसमें फोर्स डेवलप हुई जितना आपने लगाया फोर्स। ठीक है, ये 2 स्प्रिंग्स हैं, है ना, ये एक अकेली स्प्रिंग है, हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए भाई, मुझे कौन इसमें फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाता है कि इसमें जो स्प्रिंग का कांस्टेंट का फॉर्मूला आएगा इस अकेले का, ये अकेला किसके इक्विवेलेंट बताओ, तो ये सीन बनेगा 1/K। अब कोई बात नहीं करेगा, खुद सोचो, पिछले वाले से हेल्प लो और मुझे बताओ कि क्या आंसर बैठेगा। हाँ ड्राइव करना है, 1 लाइन में डेरिवेशन हो जाएगी, सिंगल लाइन, दूसरी लाइन में नहीं लिखनी आप। कॉन्सेप्ट प्लीज सोच लो क्या होगा। हाँ भाई अनम्यूट हो गया यार, फोन आ रहा है।
अब सब अपने आप सोचो, पिछले वाले से सारे बच्चे अपने आप सोचें, है ना। ये जितना उन दो स्प्रिंग का इफेक्ट कंबाइंड है ना, किसका, इन दोनों का, उतना इस अकेले स्प्रिंग का इफेक्ट है। अब सब अपने आप सोचो, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने दो स्प्रिंग्स हैं K1 K2, ये अकेली K है ना। पिछले वाले से हिंट लो, फिर कुछ फोर्स अप्लाई करोगे ना यार, दोनों पे बराबर फोर्स अप्लाई करोगे, फिर कुछ कंपेयर करोगे ना यार। ठीक है, हाँ, इससे पहले का स्टेप कहाँ गया? लॉजिकली थोड़ा गलत है, हाँ ये सही है भाई। सिंगल लाइन में आएगा, थोड़ा सोचो तो, कोई आपको इक्वेशन भी नहीं सॉल्व करनी यार, जस्ट आप लॉजिक भिड़ाओ और आंसर तो आ जाएगा। हाँ ठीक है, क्या लिखा है? दोनों की एक्स को ले लिया, दोनों प्लस कर लिया। ठीक है, सब सही सोच गए, हाँ सही लिखा है यार। देखो कुछ इलॉन्गेशन इसमें आएगा, अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ तो कुछ इलॉन्गेशन इसमें आएगा और कुछ आएगा। अगर इन दोनों का इलॉन्गेशन मिला के जितना आया है उतना इस अकेले में आ जाए तो यार ये स्प्रिंग और स्प्रिंग सेम हो गई, समझे। आप सबको पता है कि जब स्प्रिंग सीरीज में होती हैं तो जितना फोर्स आप लास्ट वाले अप्लाई करते हो ना, वही फोर्स क्या होता है, अरे सब पे ट्रांसफर होता है यार। आप 10 स्प्रिंग सीरीज में लगा दो, जितने फोर्स आप लास्ट वाले को खींचोगे ना, वही फोर्स क्या होगा, सब पे ट्रांसफर हो जाता है, सेम फोर्स। नीचे वाले में F फोर्स ही हो रहा है। हाँ, तो भाई मैंने यहाँ पे F फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो अब सारे बच्चे मुझे बताएं कि इसमें इलॉन्गेशन कितना आएगा। अरे यार इलॉन्गेशन आएगा F/K आएगा। यहाँ फोर्स F अप्लाई किया है तो यहाँ भी F, यहाँ भी F। बताओ इसमें कितना इलॉन्गेशन आएगा, आएगा। इसमें कितना आएगा, जितना इसका इलॉन्गेशन अकेले का है इन दोनों का मिला के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, F/K इज इक्वल टू क्या, समझ आ गया आपको बात? बताइए 1/K कितना हो गया, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा इस तरह का, है ना। अरे कॉस्ट बहुत आ रही है, मैं एक नया सिम ले रहा हूँ, मैं उसी से क्लास शुरू करूँगा अपने। सर आज हमने फोटो ली थी उसकी। चलो पैरल का बता दो, जाओ। टाइम हो गया है। अरे एक मिनट पैरल का लिख लो फिर जाओ, बस एक मिनट ज़्यादा ही लगेगा। सर 9-1 हो गए, 9-10 सर कल कर लेंगे हम। अरे टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, फिर कल नया पढ़ेंगे, कल कर लेंगे टॉपिक। फिर मेरे सॉलिड्स में 2-4 और याद आ जाएंगे, फिर फ्लूइड शुरू नहीं हो पाएगा। अच्छी बात है, एक ही बारी सॉलिड्स ढंग से खत्म हो जाएगा। बाकी हो जाएगा कल। अच्छा अब मैं करा देता हूँ यार, सर फर्क क्या हुआ? एक मिनट में रुको। बैठना है ना। सर घर भी जाना है। अरे कॉल्स यार, मेरे बॉस भी आ रही है। अरे यार 1 मिनट कह रहे हैं। जाओ सर, जाओ सर ट्यूशन है फिजिक्स। जाओ। सर देखो ऐसी होती है उसकी। काफी तगड़ा सा सेटअप है, काफी पैसे खर्च करे हुए हैं। और ये तो आपको शायद दीवार भी कम पड़ेगा। अच्छा भाई मंडे को
सॉलिड्स का टेस्ट है, सबने सुन लिया ना। संडे को ठीक है कुशाग्र, ठीक है, मंडे को टेस्ट है सॉलिड्स का, संगेत सॉल्व कर लेना, डीसी पांडे कर लेना, तो नंबर आएंगे बता नहीं आएंगे। हाँ अरे वो तो ऐसे ही था यार, फॉर्मूला वाला परसों निकल।